बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़ के इस्लामाबाद स्टूडियो से आप देख रहे हैं शब 9 बजे का खबरनामा और मैं हूं मनाजिर हुसैन और मैं हूं उरूज फातिमा। नाज़रीन, खेल और खिलाड़ी की बात करने के लिए मैं आपका साथ दूंगा समी इकबाल। मौसम की खबरों के लिए मैं आपका साथ दूंगा कासिम अली और आपको बताएंगे कि आइंदा 24 घंटे के दौरान मुल्क भर में मौसम कैसा रहेगा। शामिल करेंगे न्यूज़ हेडलाइंस। पाकिस्तान और IMF के दरमियान स्टाफ लेवल मुआहिदा तय पा गया। $7 अरब का प्रोग्राम 37 माह पर मुश्तमिल होगा। हतमी मंजूरी एग्जीक्यूटिव बोर्ड देगा। एक साल में पाकिस्तान में महंगाई में कमी और ज़र मुबादला के ज़खायर बेहतर हुए हैं। माशी इस्तेहकाम को भी फ़रोग हासिल हुआ है। बैनुल अक़वामी मालियाती फंड का एलामिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का IMF के साथ स्टाफ लेवल मुआहदे पर इत्मीनान का इजहार। नया प्रोग्राम माशी इस्तेहकाम का बाइस बनेगा। कामयाबी उस रोज़ होगी जिस दिन हम कर्ज से निजात पाएंगे। मुल्क की तरक्की के लिए टैक्स दायरे कार में इजाफा नागुज़ीर है। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की ऑटोमेशन और डिजिटाइजेशन हुकूमत की अवलीन तरजीह है। वज़ीर आज़म वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से सेनेट में पार्लिमानी लीडर इरफान सिद्दीकी की मुलाकात। मजमूई सूरत हाल, अवामी मसाइल और मीडिया से मुतालिक उमूर पर तबादला ख्याल। मुल्क में अदम इस्तेहकाम और बेयकीनी फैलाने वाले अनासिर को बेनकाब करना ज़रूरी है। इदारों के बारे में मज़मूम मुहिम का तोड़ करने के लिए मुस्लिम लीग नून को मीडिया हिकमत अमली मौसर बनाने पर तवज्जो देनी चाहिए। वज़ीर आज़म की गुफ्तगू। सदर आसिफ अली जरदारी का शहदाए वतन को खिराज अकीदत। रावलपिंडी में कैप्टन मोहम्मद उसामा बिन अरशद शहीद के घर आमद। वालिद से मुलाकात। शहीद कैप्टन के दर्जात की बुलंदी के लिए दुआ। शहदा हमारा फख्र है, पूरी कौम अपने मुहसिनों की मकरूज है। सदर ममलकत। कानून साजी पार्लियामेंट का इस्तेहकाक है। अदलिया सिर्फ आइन की तशरीह कर सकती है। मखसूस नशिस्तों के केस में सुप्रीम कोर्ट का फैसला आइन दोबारा लिखने के मुतरादिफ है। उसको रिलीफ दिया गया जिसने अदालत का दरवाज़ा खटखटाया ही नहीं। वज़ीर दिफा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से अमरीकी सफ़ीर डोनाल्ड ब्लूम की मुलाकात। इंसदाद दहशतगर्दी और सिक्योरिटी के शोबे में ताउन पर इत्तेफाक। अक्टूबर में लॉ इन्फोर्समेंट डायलॉग का इनेकाद किया जाएगा। कानून नाफिज करने वाले इदारों की इस्तेदाद कार बढ़ाने में अमरीकी ताउन अहमियत का हामिल है। वज़ीर दाखिला। अवाम को रिलीफ की फराहमी पंजाब हुकूमत का अहम एजेंडा। सूबे में सोलर पैनल्स की तकसीम का अमल 14 अगस्त से शुरू होगा। 200 यूनिट तक बिजली सार्फिन को पैनल मुफ्त दिए जाएंगे। 500 यूनिट तक के लिए 90% रकम पंजाब हुकूमत देगी। सोलर पैनल्स की फराहमी बैंकों के जरिए होगी। तमाम अमूर तय कर लिए हैं। वज़ीर आला मरियम नवाज। यौम शहदाए कश्मीर 13 जुलाई 1931 को डोगरा फौज के हाथों शहीद होने वाले 22 कश्मीरियों को खिराज अकीदत। शहदा का मिशन मंतकी अंजाम तक पहुंचाने के अज़्म की तजदीद। मकबूजा वादी में हड़ताल। काबिज इंतजामिया की तरफ से सख्त पाबंदियां आयद। मज़ार शहदा नक्शबंद साहब को सील कर दिया गया। गजा में सफाकियत की नई दास्तान रकम। इसराइली फौज की बेघर अफराद के कैंप पर वहशियाना बमबारी। 71 फलस्तीनी शहीद, 290 जख्मी। इमदादी कारकुन भी सेहोनी फौज के निशाने पर। इसराइली जारहियत में शहदा की मजमूई तादाद 38,443 हो गई। 84,000 से ज्यादा जख्मी। रूस और अमरीका के वज़राए दिफा के दरमियान टेलीफोनिक राब्ता। लॉयड ऑस्टिन और आंद्रे बोलोसोव की यूक्रेन जंग के तनाजुर में गुफ्तगू। फरीक़ैन का रवाबित बरकरार रखने की अहमियत पर जोर। दोनों वज़राए दिफा के दरमियान 15 दिन में ये दूसरा राब्ता है। हमसाया मुल्कों के साथ ताल्लुकात मजबूत करना तरजीह है। खित्ते में अमन इस्तेहकाम के लिए कोशिशें तेज करेंगे। एक मुल्क की दूसरे पर गलबा हासिल करने की कोशिश कबूल नहीं। गजा में नस्ल कुशी रोकना तरजीह है। जंग बंदी के लिए अरब मुल्कों से राब्ता करेंगे। ईरानी सदर डॉक्टर मसूद पज़ेश्कियान। जनूबी अफ्रीका में पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप। पाकिस्तान की 3 बहनों सोहेल सिस्टर्स का रिकॉर्ड।
15 गोल्ड मेडल जीत लिए। ट्विंकल सोहेल, सबल सोहेल और वेरोनिका सोहेल ने मुख्तलिफ कैटेगरीज में तमगे हासिल करके आलमी रिकॉर्ड कायम किया। जमहूरिया चेक की बारबोरा क्रेजिकोवा ने विंबलडन ओपन टेनिस में खातीन का सिंगल्स टाइटल जीत लिया। फाइनल में इटली की जैस्मिन पाओलिनी को 6-2, 2-6 और 6-4 से शिकस्त। बारबोरा क्रेजिकोवा के करियर का ये पहला विंबलडन और दूसरा ग्रैंड स्लैम टाइटल है। और विंबलडन ओपन में मर्दों का फाइनल कल खेला जाएगा। दिफाई चैंपियन कार्लोस अल्काराज और नोवाक जोकोविच मद्दे मुकाबिल होंगे। न्यूज़ हेडलाइंस आप जान चुके हैं। खबरों की तफसील की जानिब बढ़ते हुए सबसे पहले आपको आगाह करेंगे कि पाकिस्तान और बैनुल-अक़वामी मालियाती फ़ंड के दरमियान स्टाफ लेवल मुआहिदा तय पा गया है। $7 अरब का ये प्रोग्राम 37 माह पर मुश्तमिल होगा। इस मुआहदे की हतमी मंजूरी IMF बोर्ड देगा। बैनुल-अक़वामी मालियाती फ़ंड की जानिब से जारी एलामिये में कहा गया है कि एक साल में पाकिस्तान में महंगाई में कमी और ज़र मुबादला के ज़खायर बेहतर हुए हैं। उम्मीद है नया प्रोग्राम पाकिस्तान में माशी इस्तेहकाम का बाइस बनेगा। एलामिये के मुताबिक प्रोग्राम के दौरान मजमूई मुल्की पैदावार में टैक्स की शरह में 3% तक इजाफा किया जाएगा। टैक्स महासिल बढ़ने से तालीम और सेहत समेत समाजी शोबे के लिए ज्यादा वसाइल दस्तयाब होंगे। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने IMF के साथ स्टाफ लेवल मुआहदे पर इत्मीनान का इजहार करते हुए कहा है कि नया कर्ज प्रोग्राम माशी इस्तेहकाम का बाइस बनेगा। इस्लामाबाद में इजलास की सदारत करते हुए उन्होंने कहा कि फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की ऑटोमेशन और डिजिटाइजेशन हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। मुल्क की तरक्की के लिए टैक्स दायरा कार में इजाफा नागुज़ीर है। तफसील से आगाह कर रहे हैं इकरामुल्लाह महसूद। IMF प्रोग्राम से पाकिस्तान में मालियाती और मॉनेटरी पॉलिसी को मजबूत बनाने के इकदामात के साथ टैक्स बेस को वसी करने में मदद मिलेगी। IMF के साथ 37 माह के कर्ज प्रोग्राम में पाकिस्तान को $7 अरब मिलेंगे। IMF का जो स्टाफ लेवल जो प्रोग्राम तय हुआ है उसके लिए मैं तमाम जो हमारे टीम मेंबर्स हैं, कॉलीग्स हैं, मैं सबको तहसीन पेश करना चाहता हूँ। नाउ इज़ द टाइम that we have to act speedily and work tirelessly. तभी ये IMF का ये आखिरी प्रोग्राम होगा इस मुल्क की तारीख में। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि हुकूमत पॉलिसी रिफॉर्म्स और मालियाती अहदाफ पर सख्ती से कारबंद होकर मुल्क के कम आमदन अफराद का सहारा बनी है। Today is one of the top item of my agenda, enforcement जिसमें आप सरमायाकार को, आप ताजर को तंग नहीं करेंगे, उनको आपने सहूलत देनी है, उनको आपने इज्जत करनी है, और जहाँ टैक्स ड्यू है खा कोई हो, then make all effort, go all out to collect those sums of monies which are due to the national exchequer. वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि माशी इस्तेहकाम के बाद पाकिस्तान को एक ताकतवर मईशत बनाना हमारा हदफ है। टैक्स बेस में इजाफा हमारी तरजीह होनी चाहिए। ईमानदारी से टैक्स देने वालों पर मजीद बोझ ना डाला जाए। जो टैक्स देते हैं उनके ऊपर आप मजीद टैक्स लगाएंगे, इट्स अ प्रीमियम फॉर दोज हु डोंट पे टैक्स एंड इट्स अ पेनल्टी फॉर दोज हु आर ऑनेस्ट टैक्स पेयर्स। ये जब तक के बाद आपके दिल और दिमाग में, हमारे दिलों और दिमागों में सरायत नहीं करेगी, बात नहीं बनेगी। उसके लिए आपको एक अपनी पूरी स्ट्रेटजी बदलनी है, तरीक़ाकार बदलना है, और आज जो दुनिया में जदीद तरीन जो टेक्नोलॉजी है उसको आपने अपनाना है। वज़ीर-ए-आज़म ने FBR को गुज़श्ता माली साल में 30% से ज़ायद महसूलात जमा करने पर मुबारकबाद दी। वज़ीर-ए-आज़म को FBR में जारी इस्लाहात पर ब्रीफिंग में डिजिटाइजेशन हिकमत-ए-अमली से आगाह करते हुए बताया गया कि पाकिस्तान कस्टम्स की तमाम सर्विसेज की जदीद तकाज़ों के मुताबिक डिजिटाइजेशन तेजी से जारी है। वज़ीर-ए-आज़म को FBR ताजिर दोस्त मोबाइल एप्लीकेशंस के पहले मरहले की तकमील पर भी ब्रीफिंग दी गई। जदीद टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से टैक्स देने की सलाहियत रखने वाले 49 लाख अफराद की निशानदही की गई है। वज़ीर-ए-आज़म ने टैक्स बेस बढ़ाने और निशानदही किए गए अफराद को फौरी टैक्स नेट में लाने पर जोर देते हुए चेयरमैन FBR को हिदायत की कि फ्लोर मिल्स मालिकान से मिलें और उनके तमाम जायज मसाइल हल करें। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ FBR हेडक्वार्टर्स में यादगार शोहदा पर भी गए। उन्होंने यादगार शोहदा पर फूल चढ़ाए
اور فاتح خان نے کی۔ اکرام اللہ محسود، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا ہے کہ حکومت ریاست اور قومی سلامتی کے اداروں کے بارے میں چلائی جانے والی منظم مہم کا توڑ کرنے کے لیے مسلم لیگ نون کو بھی میڈیا حکمت عملی زیادہ مؤثر بنانے پر توجہ دینی چاہیے۔ سینٹ میں پارلیمانی لیڈر عرفان صدیقی سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ عوام کو حقائق سے آگاہ رکھنے کے ساتھ ملک میں عدم استحکام اور بے یقینی پھیلانے والے عناصر کو بے نقاب کیا جانا چاہیے۔ وزیر اعظم نے سینٹ میں مسلم لیگ نون کے مثبت کردار کو سراہتے ہوئے کہا کہ ایوان بالا کو جمہوری اقتدار اور باوقار ماحول کے لیے تمام منتخب ایوانوں کی رہنمائی کرنی چاہیے۔ شہباز شریف نے عرفان صدیقی کو سینٹ قائمہ کمیٹی خارجہ امور کا چیئرمین منتخب ہونے پر مبارکباد بھی دی اور اس امید کا اظہار کیا کہ ان کی سربراہی میں کمیٹی پاکستان کا مثبت، پرامن اور تعمیری تشخص ابھارنے پر خصوصی توجہ دے گی۔ وزیر اعظم اور سینیٹر عرفان صدیقی کی ملاقات میں مجموعی صورتحال، عوام کو درپیش مسائل اور میڈیا سے متعلق امور پر تبادلہ خیال ہوا۔ صدر آصف علی زرداری راولپنڈی میں کیپٹن محمد اسامہ بن ارشد شہید کے گھر گئے اور ان کے والد سے ملاقات کی۔ صدر مملکت نے شہید کیپٹن محمد اسامہ بن ارشد کے درجات کی بلندی کے لیے دعا کی۔ انہوں نے وطن کے لیے جان کا نذرانہ پیش کرنے پر اس بہادر سپوت کو خراج عقیدت پیش کیا۔ صدر مملکت نے کہا کہ شہداء ہمارا فخر ہیں اور پوری قوم اپنے ان محسنوں کی ممنون ہے۔ کیپٹن محمد اسامہ بن ارشد گزشتہ دنوں شمالی وزیرستان میں دہشت گردوں کے ساتھ فائرنگ کے تبادلے میں شہید ہوئے تھے۔ صدر آصف علی زرداری نے گلوبل ڈیولپمنٹ انیشیٹو کے ذریعے پائیدار ترقی اور خوشحالی یقینی بنانے کے لیے مشترکہ کوششوں کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ انہوں نے یہ بات بیجنگ میں چائنا انٹرنیشنل ڈیولپمنٹ کوآپریشن ایجنسی کے زیر اہتمام فورم سے ورچوئل خطاب میں کہی۔ صدر مملکت نے کہا کہ گلوبل ڈیولپمنٹ انیشیٹو میں مشترکہ ترقی کو فروغ دے کر دنیا کا مستقبل تشکیل دینے کی بڑی صلاحیت ہے۔ انہوں نے کہا کہ پائیدار ترقی اور صحت جیسے عالمی چیلنجز کو مشرقی نقطہ نظر سے دیکھنے کی ضرورت ہے۔ صدر مملکت نے کہا کہ پاکستان مشرقی ممالک اور پوری دنیا کے ساتھ آگے بڑھنے کا خواہش مند ہے۔ چین کی گلوبل ڈیولپمنٹ انیشیٹو کا مقصد پائیدار ترقی کے ایجنڈے پر عمل درآمد تیز کرنا ہے۔ وزیر دفاع خواجہ محمد آصف نے کہا ہے کہ قانون سازی پارلیمنٹ کا استحقاق جبکہ عدلیہ کا کام آئین کی تشریح کرنا ہے۔ مخصوص نشستوں پر سپریم کورٹ کا فیصلہ آئین دوبارہ لکھنے کے مترادف ہے۔ اسی بارے میں مزید تفصیل سے آگاہ کر رہے ہیں رضوان عارف۔ سیالکوٹ میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے وزیر دفاع خواجہ محمد آصف نے کہا کہ مخصوص نشستوں کے فیصلے پر اس سائل کو ریلیف دیا گیا جس نے سپریم کورٹ کا دروازہ کھٹکھٹایا ہی نہیں۔ آئین میں پارلیمنٹ کو ترمیم کا اختیار حاصل ہے۔ ہم آئین کی سربلندی کے لیے کردار ادا کرتے رہیں گے۔ آئین کے آرٹیکل 151 اور 106 کو ری رائٹ کیا۔ آئین کو دوبارہ لکھنے کا، بدلنے کا، ترمیم کرنے کا رائٹ جو ہے صرف پارلیمنٹ کے پاس ہے۔ اس سے قبل 63A کے سلسلے میں بھی یہ ہو چکا ہے۔ پی ٹی آئی فریق تھی، 9 نشستوں کا دعویٰ انہوں نے کیا ہوا تھا، کوئی کلیم ان کا نہیں تھا، نہ ہی انہوں نے کوئی ریلیف مانگا ہوا تھا۔ عدالت میں تو سنی اتحاد کونسل آئی تھی، پی ٹی آئی کا کوئی نام و نشان بھی نہیں تھا عدالت میں۔ پارلیمنٹ میں جو ارکان بیٹھے ہوئے ہیں اس وقت ڈیکلریشن جمع کرا چکے ہیں۔ وزیر دفاع خواجہ محمد آصف نے کہا کہ ملکی معاشی صورتحال میں بہتری کے امکانات نظر آ رہے تھے، لیکن ایسے فیصلوں کے بعد ملک میں بیرونی سرمایہ کاری نہیں آئے گی۔ انہوں نے کہا کہ سپریم کورٹ کے فیصلے کے حوالے سے دیگر سیاسی جماعتوں کے ساتھ مل کر لائحہ عمل بنایا جائے گا۔ ملک میں حالات جو ہے نا آپ کے معاشی، وہ ایک ایسی نیج پہ پہنچ چکے ہیں کہ ان سے زیادہ بگاڑ نہیں پیدا ہو سکتا تھا۔ اس سے اب بہتری کی طرف ہمارے معاشی حالات جانے کی صورتحال جو ہے 2 4 5 6 مہینے میں آپ کو نظر آنی شروع ہو جائے گی۔ لیکن اب یہ کانسٹیٹیوشن جو کرائسس پیدا ہو گئی ہے، اب جب تک ایک سٹیبل ماحول نہیں ہوگا، سیاسی ماحول نہیں ہوگا اس ملک کے اندر، کوئی بھی یہاں کے آ کے انویسٹمنٹ نہیں کرے گا۔ دہشت گردی بھی چل رہی ہے، اس کا ایک آپریشن ہے وہ چل رہا ہے اس وقت، اس سے بھی پی ٹی آئی انکاری ہے۔ وزیر دفاع نے کہا کہ ملک میں آئین اور قانون کی بالادستی اور جمہوریت کے استحکام کے لیے ضروری ہے کہ الیکشن کمیشن، پارلیمنٹ اور ایگزیکٹو سمیت تمام ادارے اپنی آئینی حدود میں رہ کر کام کریں۔ رضوان عارف، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز۔ وزیر داخلہ محسن نقوی سے امریکی سفیر ڈونلڈ بلوم نے اسلام آباد میں ملاقات کی اور دو طرفہ تعلقات پر تبادلہ خیال کیا۔ ملاقات میں انسداد دہشت گردی اور سیکیورٹی کے شعبے میں تعاون اور اکتوبر میں لا انفورسمنٹ ڈائیلاگ کے انعقاد پر اتفاق کیا گیا۔ وزیر داخلہ کا کہنا تھا کہ قانون نافذ کرنے والے اداروں کی استعداد کار بڑھانے میں امریکی تعاون اہمیت کا حامل ہے۔ انہوں نے کہا کہ اسلام آباد پولیس کا وفد جلد نیو یارک کا دورہ کرے گا۔ وزیر داخلہ نے واضح کیا کہ پاکستان میں مقیم تمام اقلیتوں کو آئین کے تحت یکساں حقوق حاصل ہیں۔
वफाकी वजीर एहसन इकबाल ने इक्तिसादी तनाव और पायदार तरक्की के लिए वजारत मनसूबा बंदी में क्रिएटिव इंडस्ट्रीज और ब्लू इकॉनमी के लिए खुसूसी यूनिट बनाने का ऐलान किया है। क्रिएटिव इंडस्ट्रीज यूनिट मुल्क के सकाफती विरसे, फ़नून और तख्लीकी डिज़ाइन के शोबों की सलाहियतों को बरूए कार लाने पर तवज्जो मरकूज़ करेगा। इक़दाम का मकसद तख्लीकी मराकज़ के क़याम के ज़रिए इक़्तिसादी तरक्की को फ़रोग़ देना है, जिससे कारोबारी सलाहियतों, रोज़गार के मौक़े और सकाफ़ती तबादलों में मावनत मिलेगी। वफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल कहते हैं कि मुश्तरका काविशों से ग्लोबल साउथ को खुशहाली और तरक्की के मरकज़ में तब्दील किया जा सकता है। वो बीजिंग में आलमी एक्शन बराए मुश्तरका तरक्की के तहत ग्लोबल साउथ में जदीदियत के फ़रोग़ से मुतालिक फ़ोरम से खिताब कर रहे थे। एहसन इकबाल ने कहा कि ग्लोबल साउथ में जदीदियत के लिए हुकूमतों, निजी शोबे, सिविल सोसाइटी और बैनुल-अक़वामी शराकतदारों की मुश्तरका काविशें दरकार हैं। उन्होंने कहा कि ग्लोबल साउथ के लिए जदीदियत का मतलब ऐसे जामे मुआशरों का फ़रोग़ है जहाँ हर एक को वक़ार के साथ तरक्की करने का मौका मिले। एहसन इकबाल ने कहा कि पाकिस्तान 5 ईस्ट फ्रेमवर्क के तहत इक़्तिसादी तब्दीली के नए रास्ते को फ़ाल कर रहा है। SIFC की सहूलतकारी से हुकूमत का तज़वीराती इक़दाम। बराह रास्त गैर मुल्की सरमायाकारी के लिए सरमायाकारी सहूलत काउंसिल का मुत्तहिदा अरब अमारात की आलमी शोहरत याफ्ता कंसल्टेंसी फर्म के साथ मुआहिदा तय पा गया। अमाराती फर्म AT केरनी मिडल ईस्ट लिमिटेड की मावनत से मुल्क में बैरूनी सरमायाकारी बढ़ाने में मदद मिलेगी। स्ट्रेटजिक इक़दाम IT, ज़राअत, फूड सिक्योरिटी, सियाहत, सेहत और मादनियात समेत मुख्तलिफ शोबों के लिए सरमायाकारी राग़िब करने के अज़्म का अकास है। यहाँ आपको आगाह करेंगे कि पंजाब में सोलर पैनल्स की तकसीम का अमल 14 अगस्त से शुरू होगा और 200 यूनिट तक बिजली इस्तेमाल करने वाले सारिफीन को शमसी पैनल मुफ्त दिए जाएंगे। 200 से ज़्यादा 500 यूनिट तक इस्तेमाल करने वाले सारिफीन को सोलर पैनल की फराहमी में 90% रकम पंजाब हुकूमत और 10% शहरी अदा करेंगे। वज़ीर आला मरियम नवाज ने कहा कि आवाम को रिलीफ देना हमारा मिशन है। शमसी पैनल्स की फराहमी से शहरियों के बिजली बिल में 40% कमी होगी। उन्होंने कहा कि सोलर पैनल्स की फराहमी बैंकों के जरिए होगी। इस सिलसिले में पंजाब हुकूमत ने तमाम उमूर तय कर लिए हैं। पंजाब की वज़ीर इत्तलात अज़मा बुखारी ने कहा है कि हमने हमेशा अदलिया का एहतराम और फैसलों को तस्लीम किया है। नजरिए ज़रूरत किसी भी तरह मुल्क के लिए बेहतर नहीं, आइन को हर हाल में मुकद्दम रहना चाहिए। मज़ीद तफसील जानते हैं वकास महमूद भट्टी से। लाहौर में महकमा ताल्लुकात आमा के दफ्तर में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सूबाई वजीर इत्तलात अज़मा बुखारी ने कहा कि हमने हमेशा अदलिया का एहतराम और फैसलों को तस्लीम किया है। उन्होंने कहा कि नजरिया ज़रूरत किसी भी तरह से मुल्क के लिए बेहतर नहीं, आइन को हर हाल में मुकद्दम रहना चाहिए। कल जो है वो नजरिया ज़रूरत की एक सुपरलेटिव डिग्री जो है उसको ईजाद किया गया कि उसकी पार्टी ने ना वो रिलीफ मांगा, ना उन्होंने इस बारे में कोई गुजारिश की। इवन अली जफ़र साहब ऑन रिकॉर्ड है, उन्होंने कल भी कहा, उन्होंने कहा कि वो मुझे तो तवक्को ही नहीं थी कि ये जो है ये सीटें हमें मिल जाएंगी, लेकिन और वो ये भी कह चुके हैं कि हम तो प्यार मोहब्बत लेने गए थे। तो सर प्यार मोहब्बत की कल अखीर हो गई है। इस्लामाबाद जो ये सुप्रीम कोर्ट के अंदर इतनी प्यार मोहब्बत की बारिश हुई, पर उसके अंदर पर बहुत सारे सवालात उठते हैं कि ये प्यार मोहब्बत आखिर एक ही पार्टी से, एक ही शख्स से बार बार क्यों। सूबाई वजीर इत्तलात अज़मा बुखारी ने कहा कि एक सियासी जमात सोशल मीडिया को हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर रही है। PTI दौर में किए गए मुआशी फैसलों के नुकसान कौम आज तक भुगत रही है। कल शहबाज गिल उन मौसूफ ने कल जो है वो बाकायदा एक जज साहब का, सर मैंने नहीं, शहबाज गिल ने आपके नाम के साथ ट्वीट की। जब से ये अदम एतमाद की तहरीक आई थी उसके बाद से इस मुल्क में पोलराइजेशन और जो हरकत की गई कि खबरदार हमारे खिलाफ फैसला आया तो तुम्हारी ऐसी की तैसी कर देंगे। अज़मा बुखारी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद स्टॉक एक्सचेंज में मंदी से ये साबित हुआ कि इस तरह के फैसलों से मुल्की मईशत को नुकसान होता है। वकास भट्टी, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, लाहौर। रावलपिंडी में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हनीफ अब्बासी ने कहा कि मखसूस नशिस्तों से मुतालिक अदालत उज़्मा के फैसले से हुकूमत को कोई खतरा नहीं। काबीना इजलास में फैसला किया जाएगा कि मामले पर क्या लाहे अमल इख्तियार करना है। उन्होंने कहा कि आईनी तकाजा ये है कि आज़ाद उम्मीदवार को किसी जमात में शमूलियत के लिए 3 दिन में फैसला करना होता है। इस फैसले से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज को, हुकूमत को कोई खतरा नहीं है। जब भी ये मुल्क जो है तरक्की की तरफ गामजन होना शुरू होता है तो कुछ ऐसे हालात पैदा कर दिए जाते हैं ताकि मुल्क में अनारकी जो है वो पैदा हो जाए और मुल्क में पॉलिटिकल जो अदम इस्तेहकाम है वो भी जारी रहे और इसके साथ साथ जो इकॉनमी के अंदर ग्रो शामिल होने की कोशिश करती है उसको भी रोका जाए।
मुस्लिम लीग नून के अरकान असम्बली राजा कमरुल इस्लाम और मलिक इब्रार अहमद ने कहा है कि हम अदालतों का एहतराम करते हैं। मुल्क की तरक्की के लिए ज़रूरी है कि तमाम इदारे अपनी आईनी हुदूद में काम करें। उन्होंने कहा कि मखसूस नशिस्तों के फैसले पर कई सवाल उठ रहे हैं। आज़ाद उम्मीदवारों ने सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में शमूलियत इख्तियार हासिल की और इस बुनियाद पर सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर की गई, लेकिन फैसला उसके हक में दिया गया जो फरीक ही नहीं था। मुस्लिम लीग नून के मरकजी रहनुमा सेनेटर तलाल चौधरी ने एक बयान में कहा है कि इद्दत में निकाह के मामले में बानी पीटीआई के अपने बयानात में तजाद रहा, कभी मार्च कभी जनवरी की तारीख देते रहे। इनके नज़दीक इद्दत वाला मामला हो या तोहफे की घड़ी से कमाई, 190 मिलियन पाउंड की डकैती हो या बगैर मांगे मखसूस नशिस्तें, इनके नज़दीक सब ठीक है। कराची में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए सूबाई वजीर सैयद नासिर हुसैन शाह ने कहा कि मखसूस नशिस्तों के केस में जो इस्तदा ही नहीं थी उसका फैसला कैसे आया। इस मामले में पीटीआई फरीक नहीं थी। आज़ाद हैसियत में इलेक्शन लड़ने और फिर दूसरी जमात में शामिल होने वालों को मखसूस नशिस्तों का हकदार करार दे दिया गया। कल का जो फैसला है उसने भी बहुत सारे क्वेश्चंस जो हैं वो रेज किए हैं और एक क्या कहते हैं कंफ्यूजन सा पैदा किया है अगर उसको प्रॉपर तरीके से देखा जाए। एक तो प्रेयर थी नहीं पीटीआई की तरफ से, जिनको ये फैसला उनके हक में आ गया, प्रेयर थी सुन्नी इत्तेहाद वालों की। और अब जो फैसला आया है उसके तहत जो एफिडेविट जमा कराएंगे, जिन्होंने पहले सुन्नी इत्तेहाद या सुन्नी कौंसिल जो भी उन्होंने इख्तियार की पार्टी और उन्होंने अपने एफिडेविट जमा कराए, अब वो नए एफिडेविट जमा कराएंगे तो क्या उन अराकीन पर 62 और 63 का इतलाक नहीं होगा? आया वो ऐसा करने वाले हैं, वो खुद को नाहिल कराने में खुद अपने हाथ से इस तरह के कोई एफिडेविट जमा कराएंगे, या उनका फ्यूचर क्या होगा? MQM पाकिस्तान के रुकन कौमी असम्बली वसीम हुसैन ने हैदराबाद में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने कई सवालात को जन्म दिया है। पिटीशन सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने दायर की और मखसूस नशिस्तें पीटीआई को दे दी गईं। हमारे नजरियाती और सियासी इख्तलाफ हर किसी से हो सकते हैं, लेकिन हमें भी हक हासिल है कि अदालतों के फैसले पर अपनी राय दे सकें, क्योंकि फैसला आ चुका है। हम अपनी राय देने का, ये पाकिस्तान का आइन हमें इजाज़त देता है कि हम अपनी राय दे सकें। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के आइन में है कि अक़लियती नुमाइंदा उनके जमात में नहीं होगा, और फिर उस पार्टी में जो खुद उस पार्टी से इलेक्शन नहीं लड़ रहे हो, जो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के सरबराह हो, जो उस पार्टी से इलेक्शन नहीं लड़ रहे हो, आज़ाद इलेक्शन लड़ रहे हो, उसमें उन आज़ाद उम्मीदवारों को सम किया गया। जस्टिस मोहम्मद शफी सिद्दीकी ने सिंध हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की हैसियत से हलफ उठा लिया। गवर्नर कामरान खान टसूरी ने नए चीफ जस्टिस से ओहदे का हल्फ लिया। हल्फ बर्दारी की तकरीब में वज़ीर आला सैयद मुराद अली शाह, सिंध हाई कोर्ट के जजेस और बार ओहदेदारान समेत वकला की बड़ी तादाद ने शिरकत की। जस्टिस शफी सिद्दीकी सिंध हाई कोर्ट के 27वें चीफ जस्टिस हैं। नाज़रीन, दीन इस्लाम नफरत फैलाने से गुरेज करने के साथ साथ दीगर अकायद के एहतराम का भी दर्स देता है। इस हवाले से मिंबर व महराब के किरदार के बारे में बता रही हैं ताहिर जाफरी। इस्लाम अपने नज़रियात के तहफ़्फ़ुज़ और दूसरों के अकायद और नज़रियात के एहतराम का दर्स देता है ताकि मुआशरा बाहमी मोहब्बत और रवादारी का पैकर नजर आए। मुहर्रमुल हराम के मौके पर एक दूसरे के नज़रियात के एहतराम की अहमियत और भी बढ़ जाती है। पैगाम पाकिस्तान की रूह से अगर कोई शख्स या इदारा नफरत अंगेजी, इंतहा पसंदी और तशद्दुद के फ़रोग़ में मुलव्विस पाया गया तो उसके खिलाफ कानून के मुताबिक सबूत और शवाहिद की बुनियाद पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन और पैगाम पाकिस्तान, जो पाकिस्तान का एक नैरेटिव और बयानिया है, इसको हर घर की आवाज़ बना दें और इस पर अमल पैरा होते हुए मजहबी आहंगी, रवादारी और यूनिटी और वहदत को पैदा करें। पैगाम पाकिस्तान के मुताबिक तमाम मकातब फ़िक्र का ये हक है कि वो अपने अपने मसालिक और अकायद की तबलीग करें, मगर किसी को किसी शख्स, इदारे या फ़िरके के खिलाफ नफरत अंगेजी और बेबुनियाद इल्ज़ामात लगाने की इजाज़त नहीं है। मुहर्रम के इन अय्याम में मैं मुसलमानों को ये पैगाम देना चाहता हूँ कि इख्तिलाफ का रास्ता नहीं हम बंद कर सकते, मगर
उस इख्तिलाफ को इख्तिलाफ बना कर करने का ढंग सीखिए, और वो ढंग क्या है कि अदब अपने हाथ से न जाने दीजिए। पैगाम पाकिस्तान दर हकीकत हर पाकिस्तानी के दिल की आवाज़ है और इसके नकात पर अमल नागुज़ीर है, ताकि दीन इस्लाम के रहनुमा उसूलों पर कारबंद रहते हुए इलाकाई और लसानी फ़िरकावारीत के खिलाफ इत्तेहाद कायम किया जा सके। ताहिर जाफरी, पाकिस्तान टेलीविज़न न्यूज़, लाहौर। इस्लामाबाद, रावलपिंडी और मज़ाफ़ात में अज़ान इशा का वक्त हुआ चाहता है, नमाज की सआदत हासिल कीजिए। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन्न मुहम्मदर रसूलुल्लाह, अशहदु अन्न मुहम्मदर रसूलुल्लाह, हय्य अला सलाह, हय्य अला सलाह, हय्य अलल फलाह, हय्य अलल फलाह, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह। वेलकम बैक। शहदाए पाकिस्तान को पूरी कौम का सलाम। दिफाए वतन का मुक़द्दस फरीज़ा अंजाम देते हुए जामे शहादत नोश करने वाले बहादुर सपूत कैप्टन बासित अली खान शहीद की 3री बरसी अक़ीदत व एहतराम से मनाई गई। उन्होंने 13 जुलाई 2021 को ज़िला कुरुम के इलाके ज़ैफ़ा में दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन में इंतहाई बहादुरी से लड़ते हुए 3 दहशतगर्दों को जहन्नुम हासिल किया। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे फ़ख्र है अपने बेटे बासित पे, बासित की शहादत पे कि पाक परवरदिगार ने उसे शहादत नसीब की। बासित से मेरी तकरीबन 1 बजे से लेकर 2 बजे तक शहादत से कुछ देर पहले बात हुई थी। तो यही कह रहा था कि मम्मा कि मैं पहाड़ों के ऊपर आया हूँ, तो सिग्नल आया, मैंने सोचा अम्मी से बात कर लूँ। सब बहनों भाइयों से पूछा, सब की बात की, तो मैंने आखिर में पूछा बेटा क्या बात है, आज बहुत खुश लग रहे हो ना, लगता है कोई स्पेशलाइज चीज़ खाई है। कहते नहीं अम्मी मैं पहाड़ों पे हूँ, 5 स्टार होटल पे नहीं हूँ। तो बस वैसे ही आज बहुत खुश हूँ ना, बस इस तरह की मतलब इतनी खुशी खुशी की बातें कर रहा था। शायद कोई एक शहादत ही थी जिसकी वजह से वो इतना खुश था। कंट्रोल लाइन के दोनों जानिब दुनिया भर में मुकीम कश्मीरियों ने यौम शहदाए कश्मीर इस अज़्म की तजदीद के साथ मनाया कि हक़ खुदरातियत के हुसूल तक जद्दोजहद जारी रखेंगे। मज़ीद तफसील जानते हैं अदील अहमद से। 13 जुलाई 1931 को डोगरा साम्राज्य की जानब से कश्मीर में खुतबा ईद की बंदिश और नमाज जुम्मा पर पाबंदी के खिलाफ एक कश्मीरी नौजवान अब्दुल कदीर खान की जज्बात से भरपूर तकरीर पर इसके खिलाफ मुकदमे की समाअत के पहले रोज श्रीनगर जेल के बाहर जमा मुजाहिरीन में से किसी मुसलमान ने नमाज ज़हर के वक्त अजान देने की कोशिश की तो वहां तैनात डोगरा फौज ने इस पर गोलियों की बौछार कर दी। अजान का सिलसिला जहां से टूटा था वहीं से शुरू करने के लिए एक और नौजवान उठा, मगर इसका अंजाम भी पहले शख्स के जैसा हुआ। यूं ये सिलसिला चलता रहा और एक अजान की तकमील के लिए 22 फरजंदान तौहीद ने अपनी जान का नजराना पेश किया। ये तारीख की मुनफरिद और अजीम अजान थी जिसे मुकम्मल करने के लिए 22 मुसलमानों ने अपने लहू का खिराज पेश किया। पासबान हुर्रियत जम्मू कश्मीर और इंटरनेशनल फोरम फॉर जस्टिस के ज़ेरे एहतमाम शहदाए कश्मीर को खराज अकीदत पेश करने के लिए खत्म नबूवत चौक 76 में रैली का इनेकाद किया गया। रैली में ख्वातीन, बुजुर्गों और नौजवानों की बड़ी तादाद में शिरकत की। शुरका ने बैनर्स थाम रखे थे जिन पर शहदाए कश्मीर को खराज अकीदत पेश करने के लिए
नारे दर्ज थे। आज हम 13 जुलाई 1931 के उन अजीम उल मर्तबत शुहदाए कराम को खराज अकीदत पेश करते हैं जिन्होंने डोगरा साम्राज्य के खिलाफ अजान की तकमील करते हुए आज़ादी के अलम को बुलंद करते हुए जानों के नजराने पेश किया। यौम शुहदाए कश्मीर के मौका पर 1.5 करोड़ कश्मीरी कौम इस बात का अज़म करती है कि जब तक उनका पैदाइशी हक खुदा रादियत उन्हें नहीं मिल जाता वो अपनी पुरअमन नॉन वायलेंस मूवमेंट को जारी रखेंगे। जम्मू कश्मीर लिबरेशन सेल के ज़ेरे एहतमाम भी मुजफ्फराबाद में तकरीब का इनेकाद किया गया, जिससे खिताब के दौरान मुकर्रीन ने शुहदाए कश्मीर को खराज अकीदत पेश करते हुए इनकी जलाई शमाए आज़ादी को मंजिल के हुसूल तक रोशन रखने के अज़्म का इजहार किया। मीरपुर, भिम्बर, कोटली और बाग समेत आज़ाद कश्मीर के तमाम अजला में यौम शुहदाए कश्मीर भरपूर अंदाज में मनाया गया और इस सिलसिले में जलसे जुलूसों और रैलियों का इनेकाद किया गया। अदील अहमद खान, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, मुजफ्फराबाद, आज़ाद कश्मीर। 13 जुलाई 1931 के शुहदा को खराज अक़ीदत पेश करने के लिए कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस आज़ाद कश्मीर चाक़ के ज़ेर एहतमाम इस्लामाबाद में सेमिनार का इनेकाद किया गया। कन्वीनर गुलाम मोहम्मद सफ़ी की सदारत में होने वाले सेमिनार में मुक़र्रिरीन ने कहा कि कश्मीरियों की तारीख़ लासवाल कुर्बानियों से भरी पड़ी है। 13 जुलाई जम्मू कश्मीर की तारीख़ का एक नाकाबिल फरामोश दिन है। उन्होंने कहा कि भारत ने इस वक्त कश्मीरियों की ज़िंदगी अजीरन बना रखी है। काबज़ भारतीय फ़ौज के मज़ालिम के बावजूद कश्मीरियों के हौसले बुलंद हैं। शहदा के मिशन की तकमील तक जद्दोजहद जारी रखने के लिए पुरज़्म हैं। मकबूजा कश्मीर में कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस ने 13 जुलाई 1931 के शहदा को खराज अक़ीदत पेश करने के लिए हड़ताल और नक्शबंद साहब श्रीनगर में वाक़ शहदा कब्रिस्तान की तरफ मार्च की कॉल दी थी, ताहम इंतज़ामिया ने सख्त पाबंदियाँ नाफिज कर दी। मज़ार शुहदा नक्शबंद साहब को भी सील कर दिया गया, जहां 1931 के शुहदा मदफून हैं। भारतीय फोर्सेज एहलकारों ने दुकानदारों को शहर में अपनी दुकानें खुली रखने पर मजबूर किया। भारतीय इंतजामिया ने कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के सीनियर रहनुमा मीर वाइज उमर फारूक, नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर उमर अब्दुल्ला और पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की सदर महबूबा मुफ्ती को शुहदा कब्रिस्तान जाने से रोकने के लिए घरों में नज़रबंद कर दिया। उमर अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती ने सोशल मीडिया पर हुकूमत के इक़दामात की मज़म्मत करते हुए कहा कि शुहदा की कुर्बानियों को हरगिज़ फरामोश नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि कश्मीरियों के जज्बात को कुचला नहीं जा सकता। गज़ा के हवाले से आपको अपडेट करेंगे। जनूबी गज़ा में पनाहगज़ीन कैंप पर इसराइली हमले में मज़ीद 71 फ़लस्तीनी शहीद जबकि 290 अफराद ज़ख्मी भी हुए हैं। इसराइली फोर्सेस ने मौके पर पहुंचने वाले इमदादी कारकुनों को भी निशाना बनाया। गजा में 7 अक्टूबर को शुरू होने वाले इसराइली हमलों में अब तक 38,443 फ़लस्तीनी शहीद जबकि 84,000 से ज़्यादा ज़ख्मी हो चुके हैं। रूस और अमरीका के वज़रात दिफ़ा के दरमियान टेलीफोनिक रब्ता हुआ, जिसमें यूक्रेन जंग के तनाज़ुर में उमूर पर गुफ्तगू हुई। अमरीकी वज़ीर दिफ़ा लॉयड ऑस्टिन और रूसी वज़ीर दिफ़ा आंद्रे बेलोसोव के दरमियान 2 हफ्ते में ये दूसरा राबता था। पेंटागन की तर्जुमान सबरीना सिंह ने न्यूज़ ब्रीफिंग में बताया कि अमरीकी वज़ीर दिफ़ा ऑस्टिन ने यूक्रेन तनाज़े के दौरान रवाबित बरकरार रखने की अहमियत पर जोर दिया। तर्जुमान ने दोनों वज़राए दिफ़ा के दरमियान बातचीत की मज़ीद तफसील देने से इनकार किया। ईरान के सदर डॉक्टर मसूद पज़ेश्कियान ने कहा है कि हमसाया मुल्कों के साथ ताल्लुकात मजबूत करना तरजीहात में शामिल है। मजबूत और मुस्तहकम खित्ते के लिए कोशिशें तेज़ करेंगे। तेहरान टाइम्स में शाये होने वाले मज़मून में ईरानी सदर ने कहा कि यह कबूल नहीं कि कोई एक मुल्क दूसरे पर गलबा हासिल करने की कोशिश करे। हमारा मकसद ऐसा माहौल बनाना होना चाहिए जिसमें हर एक के वसाइल खित्ते की तरक्की और सबके मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए वक्फ हों। सदर मसूद पज़ेश्कियान ने कहा कि इनकी हुकूमत की पहली तरजीह गजा में नस्ल कुशी रोकना है। जंगबंदी के लिए अरब मुल्कों से तावन की दरख्वास्त करेंगे। उन्होंने कहा कि चीन और रूस हमेशा मुश्किल वक्त में हमारे दोस्त रहे हैं, इनकी हिमायत की कदर करते हैं। अमरीकी कांग्रेस में डेमोक्रेटिक पार्टी के मजीद अरकान ने सदर बाइडन से मुतालबा किया है कि वो दोबारा मुंतखब होने की कोशिश तर्क कर दें। 19 अरकान ने सदर जो बाइडन पर जोर दिया है कि वो उम्मीदवार बनने से दस्तबरदार हो जाएं ताकि पार्टी किसी दूसरे उम्मीदवार का इंतखाब कर सके। दूसरी जानिब सदर जो बाइडन ने रियासत मिशिगन में एक रैली के दौरान दावा किया है कि वो इंतखाबी दौड़ से बाहर नहीं होंगे। उन्होंने कहा कि मैं इंतखाब लड़ूंगा और हम कामयाब रहेंगे। उन्होंने कहा कि वही पार्टी के नामजद उम्मीदवार हैं। सदर जो बाइडन का कहना था कि अमेरिका को डिक्टेटर की नहीं बल्कि सदर की ज़रूरत है। उन्होंने मुखालिफ उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप को मुल्क के लिए संगीन खतरा करार दिया। मज़ीद खबरों में आपको बताएंगे कि सानहा मणिपुर को 1 साल से ज़ायद का अरसा गुजर चुका है मगर मज़लूम अवाम के ज़ख्म ताहाल ताज़ा हैं।
منی پور فسادات کے دوران 200 سے زائد افراد قتل، سینکڑوں زخمی، جبکہ 10,000 سے زائد گھر جلائے گئے۔ فسادات کے دوران بچ نکلنے والے افراد کا کہنا ہے کہ ہماری آنکھوں کے سامنے پورے گاؤں کو جلایا گیا اور لوگوں کو سرعام قتل کیا گیا۔ ہزاروں کی تعداد میں لوگ بے گھر ہوئے اور منی پور جلتا رہا، لیکن مودی سرکار خاموش رہی۔ اقوام متحدہ اور دیگر انسانی حقوق کی عالمی تنظیموں کے بارہا متنبع کرنے کے باوجود مودی سرکار بے حسی کا مظاہرہ کر رہی ہے۔ ناظرین، دیگر خبریں شامل کرتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ اسلام آباد کی مقامی عدالت نے عدت نکاح کیس میں بانی بی ٹی اور بشرا بی بی کی سزا کے خلاف اپیلیں منظور کر لیں۔ ایڈیشنل سیشن جج افضل مجوکا نے محفوظ شدہ فیصلہ سناتے ہوئے سزا کا عدم قرار دے دی۔ سول عدالت نے بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کو 7 سال قید اور 5 لاکھ روپے جرمانے کی سزا سنائی تھی۔ سکھر بیراج کا گیٹ ٹوٹنے کے بعد نئے گیٹس کراچی شپ یارڈ میں بنائے گئے ہیں، جنہیں تنصیب کے لیے بیراج پر منتقل کیا جا رہا ہے۔ رپورٹ کر رہے ہیں عمران ملک۔ کراچی شپ یارڈ انجینئرنگ ورک کی جانب سے سکھر بیراج کے متاثر ہونے والے گیٹوں کی ہنگامی بنیادوں پر تیاری کے بعد اب ان گیٹوں کی تنصیب کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے۔ 50 ٹن وزنی فولادی گیٹس پاکستان کے قومی ادارے کراچی شپ یارڈ انجینئرنگ ورکس میں ریکارڈ مدت میں تیار ہوئے، جنہیں مختلف حصوں میں سکھر بیراج لایا گیا۔ کراچی شپ یارڈ میں تیار ہونے والے گیٹس کو مختلف عالمی معیار کے مطابق تیار کیا جاتا ہے۔ اوورآل یہ ایک ایسے انٹریکیٹ پروسیس سے گزرتا ہے جس میں ہم بہت زیادہ کوالٹی ایشورنس اینڈ کوالٹی کنٹرول کے پروسیس میں سے گزارتے ہیں اور پھر اس کو پیسز میں لے جا کے آن سائٹ ایک بہت انٹریکیٹ طریقے سے اسمبل کرتے ہیں۔ اردو بیراج میں اس وقت جو 64 گیٹس لگے ہوئے ہیں وہ ہمارے بنائے ہوئے ہیں۔ ہم نے 2022 میں سکھر بیراج کے 6 گیٹ انڈر این ایمرجنسی ریپلیس کیے تھے۔ ہنگامی صورتحال کے بعد محکمہ آبپاشی کی جانب سے سکھر بیراج کو نقصان سے محفوظ رکھنے اور کاشتکاروں کو پانی کی بروقت فراہمی کے لیے متعدد اقدامات کیے گئے۔ گورنمنٹ آف سندھ کے جو اہلکار تھے، ان کے جو صحیح وقتی فیصلے تھے اس ایمرجنسی میں، اس نے بہت بڑا کردار ادا کیا، کیونکہ ہمیں وہ صحیح وقت مل سکا تاکہ ہم دن رات کی کاوش سے پورا گیٹ مکمل کر چکے ہیں اور آدھا گیٹ تقریباً انسٹال ہو چکا ہے سائٹ کے اوپر، اور ہم چاہتے ہیں کہ ہم اس کام کو خوش اسلوبی سے 20 جولائی تک مکمل کریں پہلے گیٹ کی ترسیل کو، اور جو دوسرا گیٹ ہے وہ 20 اگست تک ہم مکمل کریں انشاءاللہ۔ گیٹس کی بروقت تنصیب سے آنے والے دنوں میں سیلابی صورتحال سے مؤثر انداز میں نپٹا جا سکے گا۔ ملک عمران شاہد، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، سکھر۔ وفاقی وزیر مواد صلاح علیم خان نے کہا ہے کہ پاکستان اور فرانس تجارت، تعلیم اور ثقافتی شعبوں میں تعاون کو مسلسل فروغ دے رہے ہیں۔ فرانس پاکستان میں معدنیات، توانائی، زراعت، آئی ٹی اور دوسرے شعبوں میں سرمایہ کاری کر سکتا ہے۔ اسلام آباد میں فرانس کے قومی دن پر سفارت خانے میں خصوصی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے عبدالعلیم خان نے کہا کہ دونوں ممالک کے تعاون سے روڈ میپ پر اتفاق قابل ستائش ہے۔ تقریب میں وفاقی وزراء، سفارتکاروں اور نمایاں سیاسی، کاروباری اور سماجی شخصیات نے بھی شرکت کی۔ وفاقی وزیر انجینئر امیر مقام نے نواز شریف، وزیر اعظم شہباز شریف اور وفاقی حکومت کی جانب سے سابق سینیٹر ہدایت اللہ کی وفات پر تعزیت کا اظہار کیا ہے۔ یہ نوائکی میں فاتح خانی کے بعد لواحقین اور ماہدین علاقے سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ حکومت دکھ کی اس گھڑی میں متاثرہ خاندان کے ساتھ ہے۔ وفاقی وزیر نے باجوڑ دھماکے میں شہید ہونے والوں کے ورثاء کے لیے حکومت کی طرف سے معاوضے کا اعلان بھی کیا۔ گلگت بلتستان میں کوہ پیمائی، اسکول اور سیاحت میں مقامی کمیونٹی کی شمولیت یقینی بنانے کے لیے کوارڈینیٹر رومینہ خورشید عالم کی صدارت میں اسلام آباد میں اجلاس ہوا۔ وفاقی سیکرٹریز کے علاوہ سیاحت کے ماہرین اور نائلہ کیانی سمیت کوہ پیماؤں نے ویڈیو لنک کے ذریعے اجلاس میں شرکت کی۔ اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے رومینہ خورشید نے ایسے اقدامات کی ضرورت پر زور دیا جو گلوبل وارمنگ کو کم کرنے اور خاص طور پر پہاڑی علاقوں میں موسمیاتی تبدیلی کے تباہ کن اثرات پر قابو پانے میں مدد دے سکیں۔ گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر سے پاکستان میں تعینات عراق کے سفیر حامد عباس نے اسلام آباد میں ملاقات کی۔ ملاقات میں باہمی دلچسپی کے مختلف امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ گورنر پنجاب نے زائرین کو سہولیات فراہم کرنے پر عراقی حکومت کے کردار کو سراہا۔ وزیر داخلہ بلوچستان میرزا الانگو کی صدارت میں امن و امان سے متعلق اجلاس کوئٹہ میں ہوا۔ اجلاس میں سیکیورٹی صورتحال کا جائزہ لیا گیا۔ آئی جی پولیس عبدالخالق شیخ اور ڈی آئی جی سی ٹی ڈی اعزاز گورایا نے سیکیورٹی صورتحال پر اجلاس کو بریف کیا۔ وزیر داخلہ بلوچستان کا کہنا تھا کہ لا اینڈ آرڈر برقرار رکھنا حکومت کی اولین ذمہ داری ہے۔ اجلاس میں لوگوں سے اپیل کی گئی کہ محرم الحرام کے احترام میں امن تباہ کرنے والی سازشوں کا حصہ نہ بنیں۔ خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ علی امین گنڈا پور سے ایشیائی ترقیاتی بینک کے وفد نے ملاقات کی۔
मुलाकात में सूबे के तरक्याती मनसूबों के लिए बैंक की मुआवनत पर बातचीत की गई। वज़ीर आला ने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा में ज़राअत, लाइव स्टॉक, सयाहत, मादनियात, पनबिजली और हाउसिंग के शोबों में सरमायाकारी के बेपनाह मौक़े हैं। ADB वफ़द ने तरक्याती मनसूबों के लिए फ़ंड की फराहमी के ज़रिए मदद जारी रखने के अज़्म का इजहार किया। खैबर पख्तूनख्वा के गवर्नर फैसल करीम कुंडी ने कहा है कि खैबर पख्तूनख्वा में तालीम और सेहत के मौजूदा निज़ाम में बेहतरी लाने की ज़रूरत है। पेशावर में शोबा तालीम से वाबस्ता माहिरीन के वक्त से गुफ्तगू करते हुए गवर्नर ने कहा कि माशरे के हर फर्द को सेहत और तालीम की बेहतरीन सहूलियात फराहम करना हुकूमत की जिम्मेदारियों में शामिल है। हम सब ने मुश्तरका कोशिशों से मौजूदा दौर के तकाज़ों के मुताबिक सेहत और तालीम के शोबे को बेहतरी की जानिब गामजन करना है। नेशनल रूरल स्पोर्ट प्रोग्राम ने गूगल और रावेल कम्युनिकेशंस के ताआवुन से सहाफ़ियों के लिए एक रोज़ा तरबियती वर्कशॉप का इनेकाद किया। रिपोर्ट कर रही हैं सदफ अफसर। इस्लामाबाद में होने वाली तरबियती वर्कशॉप का मकसद सहाफ़ियों की पेशा वराना सलाहियतों को बेहतर बनाकर उनकी इस्तेदाद कार में इजाफा करना था। तरबियती वर्कशॉप से खिताब करते हुए नेशनल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोर्ड के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर डॉक्टर बाबर मजीद भट्टी ने यकीन दहानी करवाई कि सहाफ़ियों की तालीमी सलाहियतों में इजाफे के लिए भरपूर रहनुमाई और ताउन फ्राहम करेंगे। जर्नलिज्म में डिजिटल लिटरेसी कितनी इंपॉर्टेंट है और कैसे ये शेप अप करती है हमारे मीडिया को, ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है जो कि जनरली कवर नहीं हो रहा है। तो ये एक अच्छा फोकस्ड ग्रुप यहाँ पे बना है। एक बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव था NRSP का, जिसने हमें ये सिखाया है कि हम किस तरह से नए दौर की तरफ जा सकते हैं। उसके साथ NITV का इसमें एक कंट्रीब्यूशन रही और उन्होंने हमें बताया कि बेसिकली कितनी ज़्यादा ज़रूरी है अथेंटिक न्यूज़ को आगे लेकर जाना। नेशनल रूरल सपोर्ट प्रोग्राम की जानिब से ख़वातीन में शरह ख्वानदगी बढ़ाने के लिए इंटरनेट दोस्त और इंटरनेट ज़बरदस्त जैसे प्रोग्रामों के हवाले से भी आगाही दी गई। तकरीबन 1 लाख से ज़्यादा ख़वातीन जो गाँव में रहती हैं, छोटे कस्बों में रहती हैं, उनको डिजिटल लिटरेसी से रोशनास करना ऑब्जेक्टिव है इसका। और इसके साथ साथ जो स्कूल के बच्चे हैं उनको इंटरनेट सेफ्टी के बारे में बताना। मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट्स में ये प्रोजेक्ट जो है वो इम्प्लीमेंट हो रहा है। इस तरह की वर्कशॉप अटेंड करने से ना सिर्फ हम सीख सकते हैं बल्कि अपनी काबिलियत को भी बेहतर बना सकते हैं। तरबियती वर्कशॉप में सोशल मीडिया के मस्बत और मनफी रुझानात और मुआशरती सोच को तब्दील करने के हवाले से भी तफसीली रोशनी डाली गई। वर्कशॉप के इख्तिताम पर शुरा में सर्टिफिकेट्स और शील्ड्स तकसीम की गयी। सदफ अफजल, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। होपर गिलगित बल्तिस्तान की खूबसूरत वादी है जो गिलगित से 150 किलोमीटर के फासले पर वाक़ है। होपर ग्लेशियर इस वादी के हुस्न में इजाफा करता है। मजीद जानिए इस रिपोर्ट में। होपर नगर गिलगित बल्तिस्तान की एक खूबसूरत वादी है जो गिलगित से 150 किलोमीटर जबकि नगर खास से 16 किलोमीटर फासले पर वाक़ है। होपर ग्लेशियर इस वादी की हुस्न में इजाफा करता है। 18 किलोमीटर लंबा रका पोशी बेस से नगर खास तक फैला हुआ ये ग्लेशियर न सिर्फ बैरूनी ममालिक बल्कि अंदरूनी मुल्क के सयाहों के लिए भी जाज़बियत रखता है। यही वजह है कि सालाना बड़ी तादाद में सयाह यहाँ आते हैं और ग्लेशियर का करीब से नज़ारा करते हैं। ऊपर ग्लेशियर क्रॉस करने के बाद बर्फो ग्लेशियर आता है। इस वादी में मुहिम जुओं के लिए एक दिलचस्प ट्रैक भी मौजूद है जो होपर से 4000 मीटर बुलंदी पर वाक़े रश झील तक पहुंचा देती है। और वैली में ग्लेशियर एक यूनिक ग्लेशियर है जो आबादी ऊपर है और ग्लेशियर नीचे है, तो इस वजह से जो है पूरा दुनिया में जो है ये अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। आने का मकसद ये था कि यहाँ पर बेसिकली एक तो ट्रैक है, दूसरा ग्लेशियर है, हमने बेसिकली उसको देखना था, उसका ट्रैक करना था और हमारा जो ओवरऑल एक्सपीरियंस है वो बहुत अच्छा रहा। Hello everybody, this is Benji. I'm in Hopper Valley. The view is amazing and the nature is fantastic. वादी होपर नगर में सियाहत अप्रैल से शुरू होकर नवंबर तक जारी रहती है। यहाँ सियाहों के ताअम्मुल क़याम के लिए मुतअद्दिद होटल खोले गए हैं जबकि मादनियात, कीमती पत्थरों की दुकानें और दस्तकारी की दुकानें भी कायम की गई हैं। शेर मोहम्मद, PTV न्यूज़, होपर नगर। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, वेदर अपडेट में खुशामदीद। नाज़रीन आपको बताएं कि महकमा मौसमियात के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान शिमाल मशरक़ी बलोचिस्तान, बालाई खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में बारिश हुई। पंजाब के ज़्यादातर इलाकों में भी बादल बरसे। महकमा मौसमियात ने पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, शिमाल मशरक़ी बलोचिस्तान, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में मज़ीद बादल बरसने का इम्कान ज़ाहिर किया है। मलिक उमर रिपोर्ट करेंगे।
ملک کے مختلف علاقوں میں وقفے وقفے سے مانسون بارشوں کا سلسلہ جاری ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق 10 جولائی سے بحیرہ عرب سے مزید مانسون ہوائیں ملک کے بالائی علاقوں میں داخل ہو چکی ہیں، جس کے باعث 16 جولائی تک کشمیر کے کئی علاقوں میں تیز ہوائیں اور گرج چمک کے ساتھ وقفے وقفے سے بارش کا امکان ہے، جبکہ چند مقامات پر موسلا دھار بارش کی بھی توقع ہے۔ 15 جولائی تک اسلام آباد، پنجاب اور خیبر پختونخوا کے بیشتر اضلاع میں تیز ہواؤں اور گرج چمک کے ساتھ وقفے وقفے سے بارش کا امکان ہے۔ اس دوران چند مقامات پر موسلادھار بارش بھی ہو سکتی ہے۔ بلوچستان کے بیشتر اضلاع میں 14 جولائی تک موسم گرم اور مرطوب رہنے کی توقع ہے، تاہم مشرقی علاقوں میں آندھی چلنے اور گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان بھی موجود ہے۔ سندھ کے بیشتر اضلاع میں موسم گرم مرطوب رہے گا، تاہم سکھر، لاڑکانہ، جیکب آباد میں بھی آندھی چلنے اور گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے۔ گلگت بلتستان کے بیشتر اضلاع میں 15 جولائی تک مطلع جزوی ابرآلود رہنے کے علاوہ وقفے وقفے سے بارش کی بھی توقع ہے۔ محکمہ موسمیات کی جانب سے بارشوں کے ممکنہ اثرات سے خبردار کرنے کے ساتھ ساتھ احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کی بھی ہدایت کی گئی ہے۔ ملک عمر، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد۔ ملتان، ڈیرہ غازی خان، لیا اور جنوبی اضلاع میں کہیں ہلکی اور کہیں تیز بارش ہوئی۔ کوہ سلیمان رینج میں موسلا دھار بارش کی پیشگوئی کی گئی ہے۔ تفصیل خواجہ محمد کلیم کی اس رپورٹ میں دیکھیے۔ ملتان میں جمعہ کے روز سے پہر کو شروع ہونے والی بارش رات دیر گئے تک وقفے وقفے سے جاری رہی۔ رحیم یار خان میں بھی جمعہ کی شب اچھی بارش ہوئی۔ بہاولپور، لودھراں، بہاول نگر اور ڈیرہ غازی خان میں بھی بادل جم کر برسے۔ ڈیرہ غازی خان میں بارش کے بعد رود کوہیوں میں پانی کے بہاؤ میں اضافہ دیکھنے میں آیا ہے، تاہم علاقے میں سیلابی صورتحال نہیں ہے۔ صوبہ پنجاب کے جنوبی شہروں میں آج ہفتے کے روز بھی کہیں ہلکی اور کہیں تیز بارش ہوئی۔ پنجاب کے جنوبی شہروں میں آئندہ چند روز تک کہیں کہیں مزید بارش کا امکان ہے۔ ملتان میں آج زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 36 ڈگری سینٹی گریڈ جبکہ کم سے کم 29 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ بہاولپور میں زیادہ سے زیادہ 34 اور کم سے کم 27، خانیوال میں زیادہ سے زیادہ 36 اور کم سے کم 28، جبکہ ڈیرہ غازی خان میں زیادہ سے زیادہ 36 جبکہ کم سے کم درجہ حرارت 27 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ خواجہ کلیم، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، ملتان۔ ناظرین، آج ریکارڈ کیے گئے زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت کی بات کریں گے، جس کی تفصیل کچھ ایسے ہے۔ سب سے پہلے ذکر کریں گے تربت کا، جہاں زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 43 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ دال بندین اور نوکنڈی میں بھی 43، شہید بے نظیر آباد 41، جبکہ ملتان میں 38 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ اور ملک کے چند دیگر شہروں میں ریکارڈ کیے گئے زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت کی تفصیل کچھ ایسے ہے۔ سب سے پہلے ذکر کریں گے اسلام آباد کا، جہاں زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 34 ڈگری سینٹی گریڈ رہا۔ لاہور 36، کراچی 35، پشاور 39، جبکہ کوئٹہ میں بھی 39 ڈگری سینٹی گریڈ رہا۔ ناظرین، موسم کی صورتحال آپ جان چکے ہیں، رخ کریں گے کھیلوں کی خبروں کا۔